चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपके पास जो चैप्टर नंबर 5 है ये आपके एग्जाम में लगभग 5 से 6 मार्क्स के लिए आता है। हाईएस्ट अभी तक ये 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है और यूजुअली 5 से 6 नंबर में ही रहता है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है एक सीरीज के बारे में जिसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, यानी यहाँ पे कोई एक नंबर बार बार ऐड किया जा रहा होगा या फिर उसे बार बार सब्ट्रैक्ट किया जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही होगी। एपी का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। सपोज करिए मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी 2, 4, 6, 8, 10। अब अगर आप इस नंबर की सीरीज में नोटिस करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है। हर नंबर में आपको क्या एक अलग पैटर्न देखने को मिला। तो सर हमें यहाँ ये दिख रहा है कि यहाँ जो 2 से 4 आया, 2 से जो 4 आया इसमें कहीं ना कहीं 2 प्लस किया गया है। सर 4 से जो 6 आ रहा है इसमें क्या किया गया है, फिर से 2 प्लस किया गया। 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 के अंदर फिर से 2 प्लस किया होगा तो जाके 8 आया होगा, फिर से कुछ 2 प्लस किया होगा तो 10 आया होगा। ऐसे मैं एक सीरीज और लिख लेता हूं। मैंने लिखा 2, 5, 7, 10 और ये चल रही है। अब इस सीरीज में अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले 2 था, अब 2 से 5 हो गया, यानी कितना प्लस क्या होगा 3। 3 से फिर 7 हो गया, कितना प्लस क्या होगा 2। 7 से फिर 10 हो गया, फिर से कितना प्लस हुआ 3। तो सर एपी क्या हुआ? एपी का मतलब है एक ऐसी सीरीज जहां पे एक ही नंबर या सेम अमाउंट ऑफ नंबर, अगर 2 प्लस कर रहे हैं तो बार बार सिर्फ 2 ही प्लस होगा, 3 प्लस कर रहे हैं तो बार बार सिर्फ 3 ही प्लस होगा। दैट मीन्स इसको तो मैं एपी कह सकता हूं क्योंकि हर बार 2 प्लस हो रहा है, पर इसमें क्योंकि एक बार 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, यानी ये एपी नहीं है। यानी एपी की पहली कंडीशन यही है कि उसमें आपको जो नंबर्स गिवन है उनके बीच में एक ही नंबर बार बार प्लस होना चाहिए या बार बार माइनस होना चाहिए। माइनस कैसे? सपोज ये इस तरीके से होती है 10, 8, 6, 4, 2। तो 10 से 8 पे कैसे गए होंगे? माइनस में 2 किया होगा। 8 से 6 पे कैसे गए होंगे? माइनस का 2 किया होगा। 6 से 4 पे माइनस का 2, 4 से 2 पे माइनस का 2, यानी हर बार यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है। तो जिस चीज को आप बार बार प्लस या माइनस करें और वो सेम ही चीज हो पूरी सीरीज में, इंपॉर्टेंट, प्लस या माइनस ही करना होगा, उसी सीरीज को हम एपी कह सकते हैं। और जिसमें ऐसा नहीं हो रहा होगा उसे हम एपी नहीं कह सकते, यानी उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बता पाएंगे। इसके बाद आपको एक बेसिक सी और बात बताते हैं। जैसे यहां पर आपके पास ये एपी है, लेट सपोज ये एपी था आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10, ये चल रहा है। इस एपी का जो ये पहला है जो संख्या लिखा हुआ होगा इसे हम लोग प्रथम पद कहेंगे हिंदी में, प्रथम पद, या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसे आप इसे फर्स्ट टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म। पहला पद है या फर्स्ट टर्म है। ऐसे सर अगर ये सेकंड है तो इसको मैं सेकंड टर्म कहूंगा, अगर थर्ड होगा तो मैं इसको थर्ड टर्म कहूंगा, और ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चलता रहेगा। सर हमने एक चीज पढ़ी थी हमेशा कि नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स हमेशा रेगुलर चलते ही रहते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, कभी खत्म ही नहीं होते। तो यानी कुछ लास्ट में जाकर के आएगा तो वो कोई एन नंबर आ जाएगा, मैं ये मान लेता हूँ। तो अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म और ये लास्ट में एन वाला नंबर है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा nth टर्म। ठीक है यहाँ तक? यहाँ पे हम जो फर्स्ट टर्म होता है उस फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 या फिर A से दिखाते हैं। 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी इसे या तो हम A1 कहेंगे या फिर हम इसे A कहेंगे। ऐसे जो सेकंड टर्म होगा इसको हम लोग A2 कहेंगे, ऐसे थर्ड को A3 और जो लास्ट टर्म होगा उसको हम लोग यहाँ पर AN कहेंगे। ठीक है? यहाँ पे आपने एक चीज देखी थी, हर टर्म के बीच में ये जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का। ये 2 निकल कैसे रहा था? आप जो भी टर्म उठाते हैं उससे पिछले वाले को घटा देते हैं। 4 में से 2 गया तो 2 बचा। यानी मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे अगर दो नंबरों के बीच में डिफरेंस देखना हो तो मुझे यहाँ 4 में से 2 घटा के पता लग जाएगा कि 2 है। 4 है क्या? तो 4 सर सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का मतलब ये A2 है। 2 यहाँ पे पहला टर्म है यानी ये A1 है। तो A2 माइनस A1 करने पर मुझे वो नंबर मिलता है जो इन सभी में डिफरेंस है या इन सभी के बीच में अंतर है। तो इस नंबर को हम लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहेंगे?
कॉमन डिफरेंस, या इसे हिंदी में सार्व अंतर भी कहा जाता है। जिसे दिखाने के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, दैट इज स्मॉल डी। मतलब ये कि A1 या A का मतलब क्या है, आपके पास फर्स्ट टर्म है। अगर मैं A2 लिखूं तो ये आपके पास क्या है, ये आपका सेकेंड टर्म है। अगर मैं सीधा AN कर दूं तो ये आपके पास क्या होगा, आपका ये लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है। और यहां पर अगर मैं D निकालना चाहूं तो D कैसे निकालूंगा, A2 माइनस A1 करके। क्या सर A2 में से A1 करके ही D आएगा, नहीं, पर हम एक सिंपल एक स्टैंडर्ड रख लेते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट को हटाने पर D आएगा। आप किसी भी टर्म में से उसके पिछले टर्म को घटा सकते हैं। मैं D के लिए मैं A2 माइनस A1 भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं A3 में से A2 को भी घटा सकता हूं, मैं चाहूं तो A5 में से A4 को भी घटा सकता हूं, A10 में से A9 को भी घटा सकता हूं। बेसिक सी बात है कि जो टर्म पहले लिया उससे पिछला टर्म घटाना है, और हर बार डी का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर हर बार डी सेम आ रहा है तो इसका मतलब कि वो एपी है, वरना वो एपी नहीं है। ठीक है। यहाँ तक। अब एक और चीज, अगर सर मैंने ये तो पता लगा लिया A2 में 7 घटाने पर डी आता है, अब मुझे अगर किसी टर्म के बीच में रिलेशन बताना हो कि इस टर्म की इक्वेशन ये होगी, तो मैं कैसे बताऊं। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि इसी एपी को पकड़ूं, और इस एपी में अगर मैं आपसे कहूं कि सर जी यहाँ पर आपके पास ए क्या है, तो आप कहोगे सर ए की वैल्यू तो 2 है, क्योंकि पहला टर्म 2 है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। फिर मैं आपसे पूछूं कि A2 क्या है, तो आप कहोगे सर A2 की वैल्यू आपके पास 4 है। ये 4 आ कैसे सकता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो भी नंबर होता है A2 की जगह पर, इसकी अगर मुझे इक्वेशन निकालनी हो कि 4 कैसे बना, तो सिंपल सा एक रूल याद रखिएगा, आगे भी आपको मैं बताऊंगा अगले एक्सरसाइज में, कि जो भी टर्म आप निकाल रहे हैं उसके लिए आप a प्लस n माइनस 1d कर सकते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आप यहाँ पे सेकंड टर्म निकाल रहे थे, A2 निकाल रहे हैं, तो a तो लेंगे ही, पहला टर्म हर बार लेना है, प्लस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए और d से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी जो भी नंबर यहाँ n की जगह होगा उसमें से एक कम कर देना है। यानी आपका ये आ जाएगा a प्लस में 1d। A2 था, 2 है, तो यहाँ एक कम करके 1d आ गया। मतलब अगर A5 होता तो a प्लस 5 में से एक कम कर देंगे 4d हो जाएगा। अगर A10 होगा तो a, अब 10 में से एक कम कर दो तो 9 होता है, तो 9d आ जाएगा। इजी है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और ये भी है कि आपको जो टर्म निकालना है उसमें सिर्फ d प्लस करते जाओ, अगला टर्म आता चला जाता है। ठीक है। जैसे अगर मुझे मान लो ये A3 निकालना है, तो A3 निकालने के दो तरीके, एक तरीका क्या है, A प्लस में 3 में से कम कर दूंगा 2d, या फिर मैं काम और कर सकता हूँ, A3 निकालना है ना, तो मैं A2 उठाऊंगा और उसमें d जोड़ दूंगा, जो भी होगा मेरे पास A3 आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज में आपके पास एक्सरसाइज 5.1 पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपके यहाँ पर एक सिचुएशन दे रखी होगी, उस सिचुएशन को आपको सॉल्व करना और बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। मतलब ये कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया लगेगा, उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 8 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए रहेगा। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति लेट पर्सन ट्रेवल फॉर 1 किलोमीटर, अगर व्यक्ति 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसको तो सिर्फ कितना रुपए देना होगा, 15 रुपए। अगर वही व्यक्ति 2 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो सर पहले किलोमीटर के 15 रुपए और फिर दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपए और देने पड़ेंगे। यही कह रहा है ना क्वेश्चन। 15 और 8 कितना हो गया, 15 5 20 और 3 23 रुपए। अगर मैं कहूं कि पर्सन के लिए 3 किलोमीटर का किराया क्या होगा, तो 3 के लिए आपके पास यहाँ पे 23 रुपए तो आ ही चुका था, अब तीसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपए और देना पड़ेगा। तो 23 और 8 कितना हो गया, 8 और 3 8 9 10 11 का 1 बचा 1 2 3 31 हो गया। और ये कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा। आपको पूछा था क्या ये एपी है क्या नहीं है, तो हम बोलेंगे है। हमारे पास टर्म्स क्या बन रही हैं, पहले 15 है, फिर 23 है, फिर 31 आया था और ये चल रहा है। अगर एपी है तो हर बार डी की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अगर मैं यहां से डी निकालूं तो डी क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करूंगा तो A2 है मेरे पास 23, A1 है 15, 23 में से 15 घटाऊंगा 8 आ गया। ऐसे ही मैं अगर मैं A3 में से A2 घटा के चेक कर लूं तो A3 भी आपका 31 है माइनस 23, 31 में से 23 कम करेंगे वापस से 8 ही आएगा। यानी हर बार डी तो सेम ही आ रहा है। अगर हर बार डी सेम आ रहा है दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख देंगे डी इज सेम
एवरीवेयर, हर जगह डी जो है वो सेम है, और अगर सेम है तो ये क्या है, ये एपी है, तो इट इज एन एपी। इसका मतलब कि यह आपका एक एपी मान लिया जाएगा। ठीक है जी, आसान था सवाल। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल आपके पास यहां पर है, ये रहा आपके पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी, ध्यान से देखते क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का फ्रैक्शन 14 1/4 होगा, सॉरी 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या मतलब सर, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना, 1/4 भाग। सवाल का मतलब यह है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स फ्रैक्शन ऑफ 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी जितनी भी हवा होगी सिलेंडर के अंदर उसका 1/4 निकल जाएगा। सपोज करते हैं, अब हवा जो होती है ना कि सिलेंडर में, उसे वॉल्यूम से नापते हैं, यानी आयतन से। तो मैंने यहां पर लिखा लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर। मैंने मान लिया सिलेंडर में स्टार्टिंग में कितना हवा होगा, तो मैंने बोला कि भाई देखो स्टार्टिंग है तो मैं मान लेता हूं कि V होगा, टोटल वॉल्यूम V है, यानी हवा कितनी है, V जितनी है। फिर बोलता हूं वैक्यूम पंप रिमूव्स एयर, वैक्यूम रिमूव्स इन फर्स्ट टाइम, पहली बारी में कितनी हवा निकल जाएगी, तो भैया जितनी हवा है उसका 1/4 निकल जाएगा। तो V का 1/4, तो भाई V का 1/4 कर दूं तो मेरे पास V/4 आ जाएगा, इतनी हवा निकल जाएगी। ठीक है, तो अगर टोटल हवा सिलेंडर में V है, पहली बार जैसे वैक्यूम लगाएंगे तो V/4 हवा निकल जाएगी, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, रिमेनिंग एयर। तो अब बच कितनी गई सर, टोटल V था, आपने वैक्यूम पंप लगाया 1/4 निकलना चाहिए, तो V/4 निकल गया होगा। तो भाई मेरे पास टोटल V है, उसमें से जो निकल गया वो हटा देता हूं, तो V/4 माइनस कर दो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो V इंटू 4 4V, 1 इंटू में V यानी 1V होगा, अपॉन 4 एकम 4, 4V में से 1V गया तो 3V/4। तो आपकी हवा कितनी बची हुई होगी सेंटर में, 3V/4। फिर सेकेंड टाइम, तो वैक्यूम रिमूव्स सेकेंड टाइम, दूसरी बार में वैक्यूम कितनी हवा निकालेगा, तो भैया अब बची हुई कितनी है, 3V/4, इसका 1/4 निकल जाएगा, तो 1/4 कर दूं तो 3V अपॉन 16, इतनी हवा निकल जाएगी। अब रिमेनिंग फिर से निकाल लेते हैं, तो रिमेनिंग एयर, रिमेनिंग एयर, तो हवा कितनी बची भाई, पहले थी 3V/4, उसमें से निकल गई 3V/16, तो बचा कितना, 16 3 जा 48V, 4 3 जा 12V, और नीचे 16 4 जा 64 हो गया। 48 में से 12 घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो 36V/64 हो गया। अब 36 और 64 को देखें, ये किसी से कटता है, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से करेंगे तो 18V और अपॉन नीचे आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अभी भी 2 से चला जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 से नीचे 16 पे आ गया, और ये V तो था नहीं यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे 9/16V जो है वो हवा बच जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास एक एपी का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, सर स्टार्टिंग V थी, सेकेंड टाइम में आपका बचा हुआ एयर कितना था, 3V/4, अब थर्ड टाइम में कितना बचा है, 9V/16। आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, वही वापस से डी का फॉर्मेट लगाओ और चेक कर लो। तो डी के लिए चेक करेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है, तो 3V/4 माइनस का V/1, सॉल्व करेंगे इसको, 3V को 1 से किया तो आपके पास आ गया 3V, 4 को V से करेंगे तो 4V, और नीचे 4 1 जा 4, तो माइनस का V/4 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही A3/A2 भी कर लो, A3 है 9V/16 माइनस 3V/4, सॉल्व करेंगे, 9 4 जा 36V, 16 3 जा 48V, और नीचे 16 4 जा 64, 36 में से 48 घटाना है, तो 8 में से 6 गया तो 2, 4 में से 3 गया 1, तो माइनस का 12V/64।
अब 12 और 64 को देखूं तो ये कट जाएगा 2 से, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, v माइनस का फिर 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6, 2 से गया 16 पे v। यहाँ पे इतना बचा था v बाय 4 और यहाँ बचा है माइनस का 3/16v, यानी d तो सेम नहीं आ रहा हर जगह, तो हम बोल देंगे देयरफॉर d इज नॉट सेम, क्योंकि d सेम नहीं आ रहा है, सो इट इज नॉट एन एपी। इसका मतलब कि यह एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी, यह एपी नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी, देख लीजिए फिर से समझा देता हूं क्या कह रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा था कि भाई सिलेंडर में जितनी हवा भरी है, जैसे ही वैक्यूम पंप लगाता हूं पहली बार में 1/4 निकाल देगा वो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने मान लिया स्टार्टिंग में हवा v है, उसमें से उसने 1/4 निकाल दिया तो v/4 निकल गया, बचा कितना 3v/4, यानी स्टार्टिंग में v था 3v/4 हो गया, तो पहला टर्म v होगा, दूसरा टर्म 3v/4 हो गया। फिर उसने कहा कि अब जब बची हुई हवा थी ना, फिर से वैक्यूम लगाता हूं, फिर 1/4 निकल जाएगा, तो 3v/4 का 1/4 करेंगे 3v/16 हो गया, उतनी हवा निकाल दी तो बची हुई कितनी हो गई, फिर वापस माइनस करके निकाला 18v/32, एक एपी की फॉर्म ली, उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास हर बार डी सेम नहीं आया, अगर डी सेम आ जाता तो ये एपी मान ली जाती, अब डी सेम नहीं है तो इसका मतलब कि ये एपी नहीं मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड सवाल, थर्ड क्या कहता है, the cost of digging a well after every meter of digging when it costs 150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। अगर 1 मीटर तक करवाते हो तो 150 रुपए लगेंगे, उसका हर 1 मीटर के 50 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट फॉर 1 मीटर, 1 मीटर के लिए क्या कीमत है भाई, तो 1 मीटर के लिए क्वेश्चन ने कहा है 150 रुपए। मैं बोलूं अगर कॉस्ट फॉर 2 मीटर, 2 मीटर के लिए क्या हो जाएगी, तो पहले का 150 तो है ही और अगले के लिए फिर 50 लग जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 200 रुपए। फिर मैं बोलता हूँ कॉस्ट फॉर 3 मीटर, 3 मीटर के लिए, तो भाई 2 तक का तो पता ही है 200 है, तीसरे के लिए फिर से 50 रुपए दे दो, तो यानी आ गया 250 मीटर। मैं कम से कम 3 स्टेप पे जरूर निकालना ताकि आपको 2 बार डी चेक करने को मिल जाए। जब 2 बार डी चेक करने को मिल जाएगा तो आप आसानी से पता लगा सकते कि आगे सेम होना है कि नहीं होना। तो हेयर आपने देखा यहाँ पे एपी क्या बन रही है, 150 है, फिर 200 है, फिर 250 है, और ये ऐसे ही चल रहा था। एक बार मैं डी चेक कर लेता हूं, A2 माइनस A1, डी बराबर A2 माइनस डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है 200 माइनस 150, तो जवाब आया 50। फिर मैंने ऐसे चेक किया A3 माइनस A2, A3 कितना था 250 माइनस 200, 250 में से 200 गया तो ये आ गया 50, यानी हर बार डी तो सेम आ रहा है, डी सेम आ रहा है, इसका मतलब देयरफॉर डी इज सेम एवरीवेयर, हर जगह पे जो डी है वो आपका सेम है, सो इट इज एन एपी। तो हम मान लेंगे कि यह एक एपी है। अगर डी सेम नहीं आता तो हम कहते हैं कि यह एपी नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। पहले तो इंटरेस्ट का गेम समझिए, दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक को कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, एक को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब जो पहले बार स्टार्टिंग में आपका पैसा था उस पर इंटरेस्ट निकाल लो, हर महीने उतना ही इंटरेस्ट रहेगा या हर साल उतना ही इंटरेस्ट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन कंपाउंड कहता है नहीं नहीं नहीं, हर बार जब इंटरेस्ट निकलेगा तो उस समय अकाउंट में जितने पैसे होंगे उस पर इंटरेस्ट निकालो। तो मैंने कहा ठीक है निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो भैया मैंने पैसा कितना जमा कराया है, पैसा जमा कराया है 10,000, कितने रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो मैं 10,000 का 8% कर दूं, तो 8% किया मैंने 10,000 का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 8 से गुना करेंगे 800 आ गया, तो पहले ईयर के लिए 800 रुपए आ गया। तो मैं बताऊं अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में, मुझे तो अमाउंट के गेम पे करना है ना, तो स्टार्टिंग में मेरे खाते में इनिशियल अमाउंट कितना रहा होगा, तो मेरे बैंक में इनिशियली मैंने कितना रुपए रखा था, इनिशियल अमाउंट आपके पास था 10,000 रुपए, तो आपका स्टार्टिंग में अमाउंट 10,000 रुपए था, उस पर एक साल में 800 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद अमाउंट कितना होगा, पहले साल के बाद 10,000 प्लस 800, इंटरेस्ट भी तो आ गया खाते में, तो अब अमाउंट हो चुका है 10,800 रुपए। फिर इंटरेस्ट निकालते हैं सेकेंड ईयर के लिए, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर,
अब जब सेकेंड ईयर का मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो अभी मेरे खाते में कितना पैसा है 10,800। कंपाउंड का यही गेम था कि जितना बचा होगा अब उस पे लगाओ इंटरेस्ट, तो यानी 10,800 पे मैं लगाऊंगा 8%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, तो 864 रुपए आपके बैंक में और आ गए। तो अब अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के बाद कितना अमाउंट होगा आपके पास? सर पहले से था 10,800, अब उसमें आ गया 864 रुपए और, तो ये हो गया 64, 8 और 8 16, और ये एक यहाँ पे, तो 11,664 रुपए हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास टर्म्स क्या बन के आई? टर्म्स में पहले स्टार्टिंग में था 10,000, फिर उसके बाद 10,000 के बाद अगला टर्म बना 10,800, 10,800 के बाद अगला बना 11,664, और ये इसी तरीके से चलता रहेगा। अब चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं, तो मैं डी चेक करता हूं, A2 माइनस A1। A2 है 10,800 माइनस का 10,000, तो जवाब आया 800 है। फिर मैंने किया A3 माइनस A2, तो पहले आया 11,664, फिर माइनस 10,800। अब मुझे साफ पता है 10,800 में 864 जोड़ने पे आया था ये, यानी अब जवाब कितना आएगा 864। डी तो सेम नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे डी इज नॉट सेम, so it is not every, so it is not an AP, so it is not an AP। इसका मतलब कि यह एक AP नहीं है। क्लियर जी? चलिए इसके आगे देखते हैं। अब आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इन क्वेश्चन में बहुत आसान है, ये बहुत जल्दी हो जाएंगे आपके से। इस क्वेश्चन में क्या बोला? राइट फर्स्ट फॉर टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। आपको ए और डी दे दिया है, आपसे कहा है पहले 4 टर्म लिखो। अभी सिखाया था मैंने आपको टर्म निकालना, जब इंट्रोडक्शन दिया था, वही हम यहाँ करेंगे। पहले 4 टर्म, यानी वो हमसे क्या क्या निकलवाना चाहता है। पहले 4 टर्म का मतलब है कि वो हमसे पहले चाहता है कि मैं A1 बता दूं उसे क्या है, वो हमसे चाहता है A2 A3 और A4 बता दो क्या है। तो A1 का मतलब ही क्या था? A1 का मतलब तो A होता है, और A कितना है? पहला टर्म 10 है, तो 10 आएगा। फिर मुझसे बोला A2 क्या होगा? तो मैंने आपको पीछे क्या बताया था? A लिखो प्लस यहाँ जो नंबर लिखा है आपने 2 है तो 1 कम कर दो, जो भी लिखा है उसमें 1 कम कर दो, 2 है तो 2 में से कम करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1D आ गया। तो A की वैल्यू 10 थी प्लस 1 और मल्टीप्लाई में D की जगह भी 10, तो 10 एकम 10, 10 और 10 20 आ गया। ऐसे ही A3 करते हैं। A3 क्या होगा? A प्लस 2D, A की जगह पे 10 है प्लस में 2 और फिर D की जगह पे 10 आ गया। 2 10 जा 20, 20 में 10 प्लस करेंगे तो 30 आ गया। फिर ऐसे ही A4 करेंगे तो A प्लस में 3D, A की जगह पे 10 प्लस 3 और D की जगह 10 आ गया, 10 ही तो है D। तो 10 3 जा 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो जवाब आया 40। तो इसका मतलब AP के पहली 4 टर्म्स क्या होंगे? पहला 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा और फिर 40 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो उससे भी आसान पूछ लिया इन्होंने। अब इस बार कह रहे हैं A की वैल्यू माइनस का 2 है और D की वैल्यू 0 है। A की वैल्यू माइनस का 2, D की वैल्यू 0, A की वैल्यू माइनस का 2, D की वैल्यू 0। तो ठीक है जी, हमारे पास पहला टर्म A1 होता है, A1 का मतलब है A, और A कितना है मेरे पास? -2। फिर मैंने कहा A2 बता दो, A2 होता है A प्लस में 1D, तो A की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 है, प्लस 1 आ गया और D की जगह 0 आ गया। D 0 ही तो है गिवन, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी बचा क्या? सिर्फ माइनस का 2 बच गया। ऐसे ही A3 निकालेंगे, A3 क्या होगा? A प्लस में 2D, तो भैया A की जगह माइनस का 2 प्लस का 2 और फिर D की जगह 0, 2 को 0 से करेंगे फिर 0, यानी फिर से क्या बचा? सिर्फ माइनस का 2। ऐसे ही A4 करेंगे, A4 का मतलब A प्लस में 3D, A की वैल्यू माइनस का 2 प्लस का 3 और D की जगह 0, फिर से ये 0 होगा, यानी बचा क्या? -2, यानी हर बार क्या आ रहा है? -2। तो हाँ जी, AP ऐसा भी हो सकता है जहां हर बार सेम टर्म हो, वहां पे D क्या होता है? 0 होता है। ये एक MCQ के लिए याद रखिएगा, जब AP के सारे टर्म सेम हो दैट मींस कि वहां कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 है। तो यहाँ पे आपके पास AP के क्या क्या टर्म्स बन के आए? -2, फिर ऐसा आया -2, फिर आया -2 और लास्ट में भी आया -2। तो पहले 4 टर्म आपके AP के ये 4 टर्म्स हो जाएंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू माइनस का 3 दे रखा है। A की वैल्यू 4, D की वैल्यू माइनस का 3। तो यहाँ पे वापस इसको लगाएंगे। चलिए
ए की वैल्यू 4 है तो A1 कितना होगा, A1 हो गया आपके पास 4। A2 कितना होगा, A2 के लिए तो आपको A प्लस डी करना होगा 1D। तो यहाँ A की वैल्यू 4 है प्लस D की जगह माइनस का 3 है, तो 4 में से 3 घटाएंगे, 4 प्लस माइनस माइनस 3 आ गया, 4 में से 3 गया तो जवाब 1 आ गया। ऐसे ही A3 कर देते हैं, A3 क्या होगा, A प्लस में 2D, तो A की जगह पे 4 प्लस में 2 और D की जगह माइनस का 3, तो यहाँ जवाब आया 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6। 4 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचे, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस का 2 आ गया। ऐसे ही A4 कर दो, ये होगा A प्लस में 3D, A की वैल्यू 4 प्लस में 3 और D की जगह माइनस का 3, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 9 हो गया। 4 में से 9 गया तो आपके पास जवाब आ गया माइनस का 5, तो आपके पास यहाँ पे माइनस का 5 आएगा। तो एपी के पहले 4 टर्म क्या क्या बन के आ गए, पहला टर्म था 4, फिर था 1, फिर था आपके पास माइनस का 2, फिर था आपके पास माइनस का 5। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, अभी सर फ्रैक्शन वाला एक टाइप दे दिया है, फ्रैक्शन वाला टाइप भी कर लेते हैं। इस सवाल में आपके पास a की वैल्यू माइनस का 1 है और d की वैल्यू 1/2 है, तो पहला टर्म तो इजी है, a1 निकालना है, वो a ही होता है और a कितना है माइनस का 1। a2 के लिए क्या करोगे, a2 के लिए आपको a प्लस 1d, यानी a की वैल्यू माइनस का 1 फिर प्लस में 1 और d की जगह 1/2, 1 से मल्टीप्लाई करते 1/2 ही आ जाने वाला है, तो -1 प्लस का 1/2। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 ले लेते हैं, तो 2 1 जा 2 तो माइनस का 2, 1 1 जा 1 तो प्लस का 1 नीचे फिर 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही A3 निकालते हैं, A3 क्या होगा, A प्लस में 2D, a की वैल्यू माइनस का 1 प्लस का 2 फिर d की वैल्यू जो है आपके पास 1/2 आ गया। तो यहाँ देखेंगे तो माइनस का 1 प्लस 2 बन जा 2 बटे में 2 आ गया, 2 से 2 कट के 1 हो जाएगा, तो -1 प्लस में 1 यानी जवाब आ गया 0। A3 भी आ गया। A4 भी कर देते हैं यहाँ पर, A4 क्या होगा, A प्लस में 3D, तो a की वैल्यू माइनस का 1 प्लस का 3 d की जगह 1/2, तो माइनस का 1 प्लस 3 1 जा 3 तो 3/2 आ गया। सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस का 2, 3 1 जा 3 प्लस का 3 और नीचे 2 1 जा 2 आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 बटे में 2 आ गया। तो AP के क्या क्या टर्म्स बने, तो देयरफॉर AP बराबर पहला टर्म था आपके पास -1, फिर था माइनस का 1/2, फिर था 0 और लास्ट में था आपके पास 1/2। ठीक है जी, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट एक और है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। फिफ्थ पार्ट में आपके पास a की वैल्यू माइनस का 1 है, माइनस का 1.25 है सॉरी, और d की वैल्यू माइनस का 0.25, तो a1 या a कितना है, ये तो है माइनस का 1.25। सर जी अब a2 क्या होगा, a2 होगा a प्लस में 1d, तो a की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस का 1 और d की जगह माइनस का 0.25, तो माइनस का 1.25 तो अपनी जगह है ही, प्लस माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.25, माइनस माइनस प्लस, तो 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे तो 1 तो अपनी जगह 25 25 50, तो 1.50 आ गया माइनस का। नहीं समझ में आया, चलो इधर देख लो, 1.25 था, ये 0.25 था, बस आपको ध्यान क्या रखना है, पॉइंट जहां उसके नीचे ही पॉइंट रहेगा, चाहे इधर डिजिट पूरी हो चाहे ना हो, इसमें तो हो ही गई, प्लस कर दो 5 5 10, 2 2 4 और 1 5 पॉइंट और ये 1, तो जवाब आया माइनस का 1.50। प्लस क्यों किया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस कर दिया। अब दोनों माइनस के ही थे तो बड़ा वाला माइनस में, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। A2 के बाद A3 करते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे दिखानी नहीं होती, इसलिए मैं इस पास हटाता, आप रफ में कर रहे होंगे इसमें। A3 क्या है, तो A3 है आपके पास a प्लस में 2d, अब a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी माइनस का 1.25 प्लस में 2, d कितना है माइनस का 0.25, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1.25 प्लस और अंदर माइनस का टर्म है तो प्लस माइनस माइनस, 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 5 जा 10 बचा 1 2 जा 4 और 1 5 2 0 जा 0, तो 0.50 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो 50 और 50 25 75 यानी 1.75 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही A4 कर देते हैं, a प्लस में 3d, a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है माइनस का 1.25 प्लस 3 और d की वैल्यू माइनस का 0.25, तो जवाब आया माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 3 से करने पे 0.75, प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 1.25 है 0.75 है, प्लस करेंगे 5 5 10
1 बचा 7 3 10, 1 बचा 2, तो 2.00 यानी माइनस का 2.00, या यूं कह लो कि 2 आ गया। तो एपी के पहले 4 टर्म्स क्या होंगे? तो देयरफॉर एपी बराबर आपके पास पहला टर्म था माइनस का 1.25, फिर आया था आपके पास माइनस का 1.50, फिर आया था उसके बाद आपके पास माइनस का 1.75, और उसके बाद फिर से आया था आपके पास माइनस का 2। ठीक है जी। अब वो 0.00 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पॉइंट अगर जीरो उसको ना लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है यहाँ तक। चलिए इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 से हम कल की क्लास में करेंगे। आज जितना मैंने कराया उसे आप रिवाइज रिकॉल करें, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, पूरी एक्सरसाइज भी कराऊंगा, सारे एग्जांपल्स भी कराऊंगा। इसलिए अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो एडीसी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको पूरा कोर्स डेली बेसिस पर मिलता रहे। थैंक यू।